मेरे प्यारे स्टूडेंटों, आज हम केमिस्ट्री का क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का पार्ट 2 कराने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने जो कराया था वो पार्ट 1 था। अब जो हम करा रहे हैं वो पार्ट 2 है। तो जैसे आपने पिछली वीडियो देखी थी उसमें हमने आपको बता दिया था कि अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। अब हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार आपको बता रहे थे, जिसमें हमने पिछली वीडियो में आपको 2 प्रकार बता दिए थे। अब तीसरा प्रकार हम आपको बता रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया का जो तीसरा प्रकार होता है वो होता है विस्थापन अभिक्रिया। तो देखो, विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पे लिखी हुई है, आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। सबसे पहले विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है। विस्थापन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती हैं जिसमें जो अधिक क्रियाशील पदार्थ होते हैं वो कम क्रियाशील वाले पदार्थों को विस्थापित कर देते हैं। जो अधिक क्रियाशील जो पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, जो कम क्रियाशील जो पदार्थ होते हैं, जो तत्व होते हैं, उनको वो विस्थापित कर देते हैं। जैसे कह सकते हैं, जैसे दो व्यक्ति खड़े हों और दोनों व्यक्तियों की जो ऊर्जा हो, एक में ज़्यादा हो एक में कम हो, तो जिसमें अधिक ऊर्जा होगी वो क्या करेगा, कम ऊर्जा वाले व्यक्ति को हटा देगा और वहाँ पर खुद जुड़ जाएगा। ठीक उसी प्रकार जो विस्थापन अभिक्रिया होती है उसमें भी यही होता है। जो अधिक क्रियाशील वाले तत्व होते हैं वो कम क्रियाशील वाले तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, यानी अलग कर देते हैं, हटा देते हैं। कोई भी यौगिक होता है उसमें से उसे क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी है Fe + CuSO4। जब यहाँ पे जब हम अभिक्रिया कराते हैं, जो Fe जो आयरन होता है, CuSO4 कॉपर सल्फेट, आयरन और जब कॉपर सल्फेट की जब अभिक्रिया होती है तो वहाँ से जो FeSO4 होता है FeCu को हटा देता है और Fe जुड़ जाता है, तो FeSO4 बन जाता है प्लस Cu अलग हो जाता है। तो जब FeCuSO4 से रिएक्शन करता है तो आयरन प्लस कॉपर सल्फेट एरो, तो फेरस सल्फेट बनता है FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पे ये चित्र के माध्यम से भी समझाया गया है। देखो, यहाँ पे एक फर्क नली ली, फर्क नली में एक धागा लगाया और धागे से उसमें कॉपर सल्फेट भर दिया हमने। उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ है और उसमें एक लोहे की कील है, उसमें एक स्टैंड लगा हुआ है और इस अभिक्रिया को हम कराते हैं। तो आप क्या देखते हो, जो लोहे की कील होती है उस पर एक परत जम जाती है। क्या होता है, परत जम जाती है जो कि भूरे रंग की परत होती है, जो कि कॉपर की होती है। और जो CuSO4 होता है, जो कॉपर सल्फेट होता है, उसका नीला विलयन का जो रंग होता है वो फेरस सल्फेट के, जो उसका नीला रंग होता है वो फेरस सल्फेट के कारण होता है। क्यों? क्योंकि फेरस सल्फेट का वहाँ पर निर्माण होता है। जो वहाँ पर निर्माण होता है तो जो CuSO4 होता है उसका कलर नीला हो जाता है। जैसे नीचे एक रिएक्शन दे रखी है, Zn जिंक होता है प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट। जब जिंक कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करता है तो ZnSO4 बनाता है, जिंक सल्फेट प्लस Cu कॉपर बनाता है। जिंक जो होता है यहाँ पर कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। जब जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है तो जिंक क्या करता है, कॉपर को हटा देता है और जिंक खुद जुड़ जाता है। ये हमने आपको बताया था कि विस्थापन अभिक्रिया वो होती हैं जिसमें जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्वों को हटा देता है। उसके बाद अगली अभिक्रिया जो आती है वो आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण 2 यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया में क्या होता है, जो उत्पाद बनते हैं वो जो 2 यौगिक होंगे उनके बीच में जो आयन होंगे उनके आदान प्रदान से बनेंगे। मतलब इधर से उधर, इधर से इधर। जैसे एग्जाम्पल आप देख रहे हो, जैसे Na2SO4 सोडियम सल्फेट होता है, BaCl2 से रिएक्शन करता है, बेरियम क्लोराइड,
तो वहाँ पे क्या होता है कि जो BaCl2 है और Na2SO4 है, तो Na2 क्या होगा, यहाँ से अलग हो जाएगा और BaCl2 में से अलग हो जाएगा। जब BaCl2 में से अलग होगा, Na2SO4 में से अलग होगा, तो उनके जो आयन है, जैसे एक Na हो गया एक Ba हो गया, दोनों आयन हो गए, इनका आदान प्रदान हो जाएगा, एक स्थान से दूसरा स्थान चेंज हो जाएगा। जैसे एरो के बाद आपने देखा BaSO4 बेरियम सल्फेट बना और NaCl सोडियम क्लोराइड बना। बेरियम सल्फेट के सफ़ेद अम्लीय अभिक्षेप का निर्माण होता है। बेरियम सल्फेट के सफ़ेद अम्लीय अभिक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? अवक्षेपण। अवक्षेपण अभिक्रिया क्यों कहते हैं, समझ में आया? क्योंकि इसके जो निर्माण से होता है वो बेरियम सल्फेट का निर्माण भी होता है, इसलिए इसको अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। जो अंतिम अभिक्रिया जो इसकी आती है वो आती है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। उपचयन और जो अपचयन अभिक्रिया होती है वो होती क्या है? देखो, उपचयन अभिक्रिया वो होती है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जिसमें ऑक्सीजन क्या होती है? वृद्धि, और हाइड्रोजन की कमी होती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की कमी होती है। तो आपने देखा ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन बढ़ेगा, ठीक है, और हाइड्रोजन की कमी, हाइड्रोजन कमी का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन कम होगा। जो नीचे रिएक्शन दे रखी है C+O2, और देखो कार्बन में हमने कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई तो क्या बना? CO2 बना, नहीं बना? तो ऑक्सीजन की यहाँ पे वृद्धि हो गई। दूसरी रिएक्शन Cu+O2, Cu की रिएक्शन O2 से कराई तो CuO बना, तो भी ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। फिर हमने देखा CuO+H2, तो आपने देखा Cu+H2 है। जैसे आपने ऊपर पढ़ा कि इसमें हाइड्रोजन क्या हो गई? कमी हो गई। हाइड्रोजन क्या हो गई? कमी। तो ये अभिक्रिया कौन सी हो गई? उपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो गई? उपचयन। ठीक इसी प्रकार अपचयन अभिक्रिया होती है। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी होती है। उपचयन में क्या हो रहा था? ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी। अपचयन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की कमी हो रही है। जब ऑक्सीजन की कमी होती है और यहाँ पर हाइड्रोजन क्या होती है? वृद्धि होती है। यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, हाइड्रोजन क्या होती है? वृद्धि। अब यहाँ पे देखो एक रिएक्शन दे रखी है CuO+H2, दोनों को हमने हीट किया। जब हीट किया तो ऊपर देखो हमने हाइड्रोजन के ऊपर एरो लगा हुआ है, एक तीर सा लगा हुआ है, तो वो क्या दिखा रहा है? वो उपचयन अभिक्रिया दिखा रहा है। उपचयन क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन देखो H2O, ऑक्सीजन वहाँ पर वृद्धि हो रही है, जुड़ रही है। नीचे अपचयन अभिक्रिया दिखा रहा है। अपचयन अभिक्रिया क्यों दिखा रहा है? क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन निकल रही है। तो यहाँ पे ये लिखी हुई है, आप लिख सकते हो। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड, कॉपर में अपचयित हो जाता है। जो कॉपर ऑक्साइड होता है वो क्या होता है? कॉपर में अपचयित हो जाता है, और हाइड्रोजन अपचयित होकर जल बनता है। हाइड्रोजन अपचयित होकर क्या बनाता है? जल बनता है। इस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों हो रहे होते हैं। अब ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन अपचयन दोनों अभिक्रिया हों, ऐसी अभिक्रिया को रिडॉक्स अभिक्रिया बोला जाता है। क्या कहा जाता है? रिडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? रिडॉक्स अभिक्रिया। अब आते हैं दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। जो हमारा जीवन होता है उसमें उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव क्या होता है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें संचारण। संचारण मतलब होता है नष्ट होना, किसी चीज़ का क्या होना? नष्ट होना, किसी चीज़ को हानि पहुंचना, किसी चीज़ का कमज़ोर होना। जैसे डेफिनेशन लिखिए, जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो जिससे धातु की ऊपरी परत कमज़ोर संचारित हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कोई लोहे की छड़ हो, उसको तुम नमी की उपस्थिति में रख दो या हवा की उपस्थिति में रख दो तो उसके ऊपर एक परत जमने लग जाएगी। क्या होगी? परत जमेगी, जिसको बोला जाएगा जंग। अब जैसे उस पर जंग बनेगी तो वो क्या हो गया? कमज़ोर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा?
तो ये होता है संचारण। ये क्या होता है? संचारण। अब संचारण होता किस प्रकार से? जैसे लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपको पता लगे संचारण हो रहा है। जैसे लोहे की वस्तु उस पर जंग लग जाती है तो इसका संचारण होता है। और चांदी के ऊपर जैसे काली परत का चढ़ना, जो चांदी होती है उसके ऊपर काली से परत बन जाती है, उसका भी संचारण होता है। यहाँ पर दूसरा भी उदाहरण दे रखा है, विद्युत लेपन। विद्युत लेपन पेंट करके संचारण में धातुओं को बचाया जा सकता है। जैसे कोई भी पेंट हो, जैसे जिंक की परत चढ़ा दें किसी पर तो वो क्या होता है, उससे संचारण बच जाता है। क्या हो जाता है? बच जाता है। अब आता है विकृत गंध्यता। विकृत गंध्यता क्या होती है? देखो, विकृत गंध्यता भी एक संचारण की तरह है। वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे जैसे कोई वस्तु रखी हुई है, वो वायु के संपर्क में आ रही है तो उसके नष्ट हो रही है या वो कमज़ोर हो रही है। ऐसी विकृत गंध्यता में क्या होता है, वसायुक्त। जैसे कोई भी पदार्थ ऐसा हो जो वसा से बना हो, वसा जिसमें मिली हो, या तेलीय खाद्य सामग्री, यदि ये दोनों वायु के संपर्क में आ जाएं, क्या आ जाए, वायु के संपर्क में आ जाए तो उनका स्वाद क्या होता है, चेंज हो जाता है। जब उनका स्वाद चेंज हो जाता है तो इसे विकृत गंध्यता कहते हैं। जैसे डेफिनेशन लिखी हुई है, वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर अपचयित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे विकृत गंध्यता कहते हैं। जिस प्रकार से आप दुकानों पर जब पॉपकॉर्न लेने जाते हो या कोई भी नमकीन पाउच लेने जाते हो तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। नाइट्रोजन गैस इसलिए भरी होती है क्योंकि नाइट्रोजन गैस यदि उसमें नहीं होगी तो वो वायु के संपर्क में आती है, उसका स्वाद चेंज हो जाएगा। दूसरी भाषा में कह सकते हैं वो खराब भी नहीं हो सकती। और इसको रोकने के कई उपाय होते हैं, जैसे नीचे दे रखे हैं। प्रत्यऑक्सीकारक का उपयोग करके वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखकर, जैसे कोई बर्तन ऐसा हो जिसमें वायु प्रवेश ना करे, उसमें खाने का सामान रख दो तो भी रुक सकता है। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, जैसे अभी हमने आप तक को बताया, पॉलीथीन होती है उस पर नाइट्रोजन गैसें भरी होती हैं। और शीतलन द्वारा, क्या, शीतलन द्वारा। तो आज केमिस्ट्री का हमारा फर्स्ट चैप्टर समाप्त होता है और हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। अगर कोई भी आपको परेशानी हो तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, और इसके बाद ही चैप्टर फिनिश। और आगे के जो वीडियो देखने के लिए इंतज़ार करो, आपको कल वीडियो डाल दी जाएंगी। सब्सक्राइब करो, आगे की वीडियो आपको सारी की सारी मिल जाएंगी। थैंक यू।